हेलो गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 20वां यानी 20 प्रैक्टिस सेट 19 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट में जो है एंट्री मार रहे हैं और ये प्रैक्टिस से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ किस चीज़ का कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सही करेंगे और क्वेश्चंस आखिर जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रही है टीचर के लिए वो कैसा कैसा क्वेश्चन रखता है। तो इस पे भी हम लोग का एक रुझान बना, उस क्वेश्चन से भी हम लोग रूबरू हो लिए कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से उठा रही है, क्वेश्चंस क्या पूछ रही है और क्वेश्चंस क्या पूछने की संभावनाएं हैं। उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए ये सेट बनाया जा रहा है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से। जो आपको सेट मिल रही है बहुत दमदार, बहुत कारगर, बहुत बेनिफिशियल, बहुत सटीक। ठीक है, जिन साथियों को मैं बता दूं, जिन साथियों को अगर ऑफलाइन में बीपीएससी ट्री के लिए साइंस की अगर तैयारी करनी है तो ज्ञान घर का ऑफलाइन सेंटर भी ओपन बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, पटना में ही एक एड्रेस है, अशोक राजपथ सुल्तानगंज एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक बहुत पुरानी मस्जिद, एक पत्थर की मस्जिद से फेमस है जगह, वहीं पे ज्ञान घर का ऑफिस और प्लस क्लासरूम। जो बीपीएससी ट्री के लिए जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए तो वो रब्ता कर सकते हैं, वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को देखते हुए ये चीज़ को प्लानिंग किया गया है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि साइंस या आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है, डिफिनिट हो रहा है, आपके साथियों में से या कोई कलीग हो या आपके पड़ोसी हो, और अगर चाहते हैं बीपीएससी साइंस का तैयारी करना तो ज्ञान घर जो है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सेट प्रैक्टिस जो एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऐप्स के माध्यम से भी आपका टेस्ट वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, हर एक चीज़ प्लानिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है ना, इसलिए अब समय बहुत करीब है। पूरी ईमानदारी, पूरी जोश खरोश लगा दीजिए एग्ज़ाम को क्रैक करने में, चूँकि सफलता आपके इंतज़ार कर रही है। आप एक सफल और एक अच्छे शिक्षक के रूप में पठन पाठन का क्रिया प्रारंभ करेंगे और एक बहुत अच्छा आप शिक्षक हैं, ये मैं जान रहा हूँ। भले आपसे नहीं मिला हूँ लेकिन आपके डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी निरंतरता, आपकी रेगुलरिटी ये बता रही है कि आप में वह गुण है जो एक शिक्षक में होना चाहिए। कंटिन्यूटी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कंटिन्यूटी आ जाती है तो वो समझिए कि बहुत सुपरमैन, सुपर पावर, सुपर ओमेन बन सकता है। ठीक है, सुपर ओमेन भी बन सकती है। ठीक है, सकता मैन की बात करते हैं और वोमेन लगा दी हम शक्ति। ठीक है ना, यानी मेन हो, मेल हो या फीमेल, ऑल आर इक्वल्स। आर्टिकल्स कितना है बोलिए? आर्टिकल्स 14, इक्वलिटी है ना, समानता। ठीक है, इसीलिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के जो सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये बातें और बहुत इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, आप किस्मत की कल्पना ना करें। आप अपने जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जितनी कड़ी मेहनत होगी उतना अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत से कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर किस्मत ही सब कुछ होता तो लोग आज हवाई जहाज को उड़ाने में कामयाब नहीं होता। अगर हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में लोग कामयाब हुए तो महज किस्मत नहीं, उसके पीछे मेहनत है। अगर लोग एक पटरी जो है लोहे के ट्रैक पे ट्रेन को चलाने में कामयाब हुआ तो उसके पीछे महज किस्मत नहीं, मेहनत है। यानी मेहनत इंसान को पूरी बुलंदी जो है क्या करता है, हासिल करवा देता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर मेहनत पे विश्वास हो जाए वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पौधा या फूल तब तक नहीं खिलता जब तक उस पौधे का बीज मिट्टी में दफन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि फूल यूं ही खिला नहीं करता, पहले बीज को दफन होना पड़ता है। इसलिए आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो कभी किस्मत की तरफ और किस्मत को दोष मत दीजिए कि हाँ फेलियर हो गए। देखिए, सफलता हमेशा असफलता से हुआ है। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि अनुभव,
हर चीज के पीछे एक अनुभव छिपा हुआ है, और अनुभव, जब तक कोई काम में आप फेल्योर नहीं होंगे तब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस और वो अनुभव नहीं आ पाएगा। मतलब अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको उस क्षेत्र में, उस लाइन में फेल्योर बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता तभी होती है जब आपके पास अनुभव होगा, और अनुभव तभी होगा जब आप अपने उस क्षेत्र में फेल्योर होंगे। मतलब फेल्योर टू गो टू सक्सेस, मतलब फेल्योर हमेशा हमें एक प्रेरणा देती है, गो टू अहेड, आगे की ओर जाओ, आगे की ओर जाओ, आगे की ओर जाओ। पीछे जो आप गलती कर गए हैं उस गलती को भूलो और आगे की ओर आ जाओ। इसलिए आज आपका टाइम जो है बहुत मूल्य टाइम है। हम आपका टाइम को ज़्यादा किल ना करेंगे, लेकिन एक जोश, एक एनर्जी अंदर से एक आनी चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए कि ईच एंड एवरीथिंग कैन डू इट। मैं प्रत्येक हर एक चीज़ को करने के लिए सक्षम हूँ और कर सकता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग सेट पे आते हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है याद कराने का, तो मैं आपको एक कोड के माध्यम से एक ट्रिक भी बताते चलता हूं। क्योंकि जैसे एक्सटेंसिव की बात करें, इंटेंसिव की बात करें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन होता है, तो मैंने आपको उसका भी आपका आइडिया ट्रिक बता दिया कि अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप गलती ना करेंगे। ठीक है, मेरा सोना बाबू चला दिल्ली टू फ्रांस, ये भी बताया मैंने। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी जो है आपका, फ्लेमेबिलिटी, ये सारे के सारे आपका जो है डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव उसको कहते हैं कि अगर उसमें कोई क्वांटिटी हम मिला भी दें तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, दैट इसी का जस्ट अपोजिट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अगर उसमें हम कुछ क्वांटिटी को मिला देंगे तो उसमें अंतर यानी उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी में फर्क आ जाएंगे, ये कहलाता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का भी मैंने ट्रिक आपको बताया था। माँ मैं वेट लॉस करके आई कहाँ से, बताइए। माँ मैं वेट लॉस कर करके आई वेल्लोर से। मास, मोल्स, वेट, लेंथ, ठीक है, एरिया, इंटेंसिटी और वेल्लोर का है वॉल्यूम, ये सारे के सारे आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बताइए। यूँ एक चुटकी एक कोड याद रखिए, आप तमाम क्वेश्चन को हल कर जाइए जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है या जो उसका ट्रेंड रहा है। क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है। तो आपके पास है मोटर, आपके पास है गैल्वेनोमीटर, आपके पास है एमीटर, आपके पास है जनरेटर। तो याद रखिएगा, मोटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने वाला, तो मोटर नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि कौन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। आप आंख बंद करके आंसर करिएगा मोटर। ठीक है, यहां बात हम करेंगे गैल्वेनोमीटर की भी। तो गैल्वेनोमीटर एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डिवाइस है, किसको मेजर करती है, तो ये मेजर करती है स्मॉलेस्ट करंट को। किसको, स्मॉलेस्ट करंट को ये रीड करती है या मेजर करती है। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, स्मॉलेस्ट करंट को क्या करती है, ये मेजर करती है। राइट, आगे बात आ रही एमीटर। तो एमीटर जो है ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। तो आखिर ये भी गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मेजर किया और एमीटर भी करंट को ही मेजर किया, कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है, ये जो है लार्ज अमाउंट यानी मैक्सिमम अमाउंट, यानी जो है मैक्सिमम अमाउंट के करंट को जो है ये मेजर करता है एमीटर, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने वाला कौन है, गैल्वेनोमीटर। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने वाला हमारा एमीटर है। ठीक है, यानी लिस्ट करंट यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेजर यानी मोर करंट होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में लिस्ट करंट होगा। ठीक है, अब हमारी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जनरेटर। जनरेटर जो है आपने देखा होगा ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपसे पूछा यही है कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करती है। तो आपका जनरेटर इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम में मोटर और जनरेटर से संबंधित एक प्रश्न होता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और हमारे साथी भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आप हमारे पहले मतलब आप हमारे साथी, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे जूनियर, जो मतलब अगर जेई मेंस की बात करें या नीट वाले की बात करें या क्या कहते हैं प्री फाउंडेशन की बात करें, क्लास 8, 9, 10, वो सब मेरे लाल हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप तो हमारे साथी हैं, तो बुरा नहीं मानिए अगर हम बच्चे बोल दें, तो ये भावना है, चूँकि एक क्लास ही होता है, हर जगह की एक लैंग्वेज होती है, लेकिन आप हमारे साथी, प्रिय साथी है। ठीक है, चलिए। और साथी का ही क्या होता है, साथी जो होता है कि सुख और दुख दोनों में साथ दे। आप मुझे अभी तक साथ नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ साथ दीजिए। साथ किस मामले में,
मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस ये अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होता है। यानी दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं बना जिसका सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही रहा, उसकी नेगेटिविटी भी, उसकी नकारात्मक पहलू भी रहा है। इसलिए एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी है, कोई ऐसा नहीं जो आइडियल है उसके अंदर भी डिमेरिट्स है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, और अच्छा लगे तो लाइक्स का भी ऑप्शन है, और शेयर का भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है, इन विच मीडियम डज लाइट हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी इनमें से किस मीडियम में प्रकाश की जो है सबसे ज़्यादा गति होती है। तो याद रखिएगा, इनमें से जो है प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगी जहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो आपको याद होगा कि वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, ये पूरा खाली जगह होता है। तो ये हमारा इसमें प्रकाश की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी वैक्यूम में। सबसे मिनिमम अगर बात किया जाए तो हमारा डायमंड हो जाए, सबसे कम अगर बात किया जाए तो किस में होगी, डायमंड की ओर होगी। अगला प्रश्न 3 नंबर है, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्शन फेज इज, यानी ह्यूमन फीमेल मानव नारी में कौन सा स्टेज होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए एक स्टार्टिंग फेज माना जाता है। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, यानी जो डायरेक्शन है करंट कैरिंग का, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड में, ये डायरेक्शन देने के लिए कौन हमारे साइंटिस्ट आए थे। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बायहर्स्ट नियम यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट का रूल आया था। और यहाँ पे याद रखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड थंब रूल्स, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है आपका। यानी फ्लेमिंग के बायहर्स्ट नियम से किसी मैग्नेटिक यानी किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का विकसित होना आखिर किस डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा डिसाइड करेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसमें से क्या लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आपका जो है ये जो थंब होता है, ये थंब ये मोशन का डायरेक्शन देता है, यही आपका मोशन का डायरेक्शन देता है, ठीक है। इस एक याद रखिएगा, फादर, यहाँ भी एक आपको ट्रिक फंसा दी है हम आपको, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। हमारे पास 3 फिंगर लेना है, कितना फिंगर लेना है, 3 फिंगर लेना है। ये है हमारा थंब, ये हमारा क्या, ये क्या है इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है मिडिल फिंगर है, ठीक है। आई बात समझ, ये क्या है मिडिल फिंगर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ले लेते हैं, यानी इस फादर के बाद मदर, मदर के बाद चाइल्ड, फादर के बाद मदर, मदर के बाद चाइल्ड। तो ये हमारा जो पहला है थंब हमारा है, थंब में आता है एम, एम का मतलब होता है मोशन, यानी ये जो थंब जो है ये डायरेक्शन देगा मोशन का या फोर्स का। थंब किसका डायरेक्शन देता है, मोशन या फोर्स का, ठीक है। मदर ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, किसका देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। सी फॉर चाइल्ड ये डायरेक्शन देगा हमारा करंट का, किसका देगा, करंट का। तो यानी ये वाला जो हमारा मिडिल सेंटर जो हो गया ये करंट का डायरेक्शन दिया, ये इसके ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारा मदर का काम कर रहा है, और ये मदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बता रही है, और ये थंब हमारा मोशन या मोशन कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए उसकी दिशा बता रही है। तो याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। फादर मदर चाइल्ड, फादर थंब से हमारा रिलेटेड है, ठीक है, थंब से रिलेटेड है हमारा, वो मोशन से संबंधित है, मदर मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है, और चाइल्ड करंट से संबंधित है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज, इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल्स होता क्या है, 2 सब्सटेंसेस होगा वो आपस में मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो होगा किसी एक का ही गुण दिखेगा, दूसरा जो उसमें मिला होगा उसका कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा। जिस तरह से मिल्क के अंदर आपका फैट भी मिला होता है और प्रोटीन्स भी मिले होते हैं और विटामिन भी होते हैं, लेकिन आप जो है आइसोलेटेड नहीं कर पाएंगे कि उसमें प्रोटीन कहाँ पे है और विटामिन कहाँ पे, और एक ही कलर दोनों सब मिलकर के एक कलर दे दिया व्हाइट, ये कहलाता हमारा टिंडल यानी कोलाइडल। क्या कहलाता है, कोलाइडल कहलाता है। जैसे आपका ब्लड, ब्लड भी आपका कोलाइडल, क्योंकि उस ब्लड में कई चीज मिक्स है। आपका जितना भी टेस्ट होता है आपके शरीर का, एक ब्लड लीजिए और उसमें सारे चीज आपका टेस्ट कर लिया जाएगा कि कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, क्या TSH है, क्या FSH है, हर एक चीज़ आपका उससे डिटेक्ट हो जाएगा कि थायराइड है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है। इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग आर लाइज या बिलोंग्स टू अ
ब्लड, यानी उस ब्लड के ही अंदर हर एक चीज आपसे बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज, ये सब हमारा कहलाएगा कोलाइडल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एक्युमुलेटेड इन इंक्रीजिंग अमाउंट्स इच हायर ट्रॉफिक लेवल विद इन द फूड चैन इज रेफर्ड टू एज, यानी इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो याद रखिए इसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न आता है, द व्हाट टर्म इज यूज टू रेफर टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी कह रहा है जेनेटिक मटेरियल जो है, जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बने होते हैं आपका अलील का। क्या होता है? अलील का, या जीन कह लीजिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को ही या हम लोग अलील कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको अगर अलील नया नाम लग रहा होगा तो नया नाम नहीं है साथियों, ये पुराना ही नाम है। यानी अगर अल्टरनेट फॉर्म, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति लंबा है, तो लंबा वही होने के कारण उसमें जीन होगा, और उस लंबा को हम लोग इंडिकेट करेंगे टी, ठीक है, तो उसके अंदर एक छिपा हुआ होगा स्मॉल टी भी, तो ये एक छिपा हुआ है और ये दिख रहा है, तो जो दिखेगा, जो कैपिटल को हम लोग दिखता हुआ कहेंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक। कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो अलील हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये अलील टर्म किसने दिया? तो अलील टर्म जो है जॉनसन ही है, और जीन टर्म किसने दिया? वाटसन। आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये जनरल कंपटीशन वाले में पूछ सकते हैं, बीपीएससी में ये ट्रेंड नहीं रहा है पूछने की, क्योंकि साइंटिस्ट वे में नहीं पूछा अभी तक, 2-3 क्वेश्चंस पूछा है, और जेनेटिक हेरिडिटी में ही है जी, ये भी पार्ट्स आपका हेरिडिटी से ही है, तो बस याद रखिए जीन जो है हमारे पास जो टर्म दिया वाटसन है, ठीक है, अलील जो है हमारा जॉनसन है, ठीक है। अलील कहते हैं किसको? है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये जो हमारा कैपिटल है जो दिख रहा है, ये अपना प्रकोप इस पे डालेगा, जो अपना प्रभाव किसी पे डालता है उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं फेनोटाइप। क्या कहते हैं? फेनोटाइप। जो अपना पावर किसी पे नहीं दिखा पाता, छिपा होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव, और इसी को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। तो एक नाम आपका आएगा, रिसेसिव भी आएगा, और इसी को हम लोग जीनोटाइप भी कहेंगे। जो अपना गुण छिपा रखे, ठीक है, या किसी का दबाव सह ले, डेट इज कॉल्ड रिसेसिव, और जो अपना प्रभाव किसी पे डोमिनेट कर दे, अपना पावर किसी पे दिखा दे, उसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है, या फेनोटाइप। जो दिखता है वही बिकता है, तो हमारा है फेनोटाइप, ये दिख रहा है। रिसेसिव नहीं दिख रहा इसीलिए नहीं बिक रहा, ये हमारा है, बोलिए बोलिए, रिसेसिव। तो आपको ये क्लियर, यानी जीनोटाइप भी बता दी हम आपको, जीनोटाइप और फेनोटाइप। जीनोटाइप होता है जिसका कैरेक्टर हिडन होता है, फेनोटाइप जिसका कैरेक्टर दिख रहा होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ काला ये, और हो सकता है कि हमारे बच्चे गोरा हो जाए, तो गोरा होने की जो क्या प्रोबेबिलिटी जो है, क्या है? ये एक छिपा हुआ गुण है, तो ये छिपा हुआ गुण जो कहलाएगा वो जेनेटिक्स कहलाएगा। हाँ, एक यहाँ पे बैठे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आपकी शादी हो गई है, तो शादी नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स है बताने की, ठीक है। चलिए सारा चीज़ हम बता दिया आपको। आइए अगला क्वेश्चन, होमोजाइगस कहते हैं किसको है? जब जीन जो होगा सिमिलर हो जाए, यानी कैपिटल कैपिटल हो जाए या स्मॉल स्मॉल हो जाए, तो ये कहलाएगा एक ही तरह का जीन जिसमें पाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। और हेट्रो, एगो बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड हेट्रो, यानी हेट्रो का कॉम्बिनेशन हो जाए, सिमिलर का कॉम्बिनेशन होमोजाइगस, डिफरेंट का कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस। तो ये बात माइंड में रखिएगा। आई होप कि एक्सप्लेनेशन बहुत कंसेप्चुअली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं चाहता हूं कि आपसे दिक्कत आए। अगला प्रश्न आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको अलग से केमिकल्स नहीं डालना पड़ेगा? तो याद रखिए ये काउ डंग जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सब ये केमिकल ही है। क्या है? सब केमिकल ही है। डीडीटी का नाम याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो होता है, ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कोई पूछ देगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए। डाइक्लोरो है, यहाँ Cl लगाइए, डाइफिनाल है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग बनेगा हमारा, ठीक है। ट्राइक्लोरो है, इथेन है, ये Cl ये Cl ये Cl ट्राइक्लोरो हो गया, और यहाँ पे भी आप क्या लगा दें, डाइक्लोरो,
ये बेंजीन को हम लोग फिनाइल कह दिए, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा अटैच हो गया, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राई क्लोरो इथेन। यहाँ से पैरेंटन लीजिएगा, ये कार्बन, दो कार्बन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक का बहुत डेप्थ नोमेनक्लेचर है, इतना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सनलाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग वेरी फाइन, sunlight is passed through a transparent medium having very fine particles. These particles scatter light. Which among the given components of light undergoes more scattering? आपसे पूछ रहा है कि पर इसमें से किस प्रकाश का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। तो आपको मैं बता करके हूँ, जिसके अब वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ सबसे कम जो होता है वो ब्लू का होता है, इसलिए इसका जो होगा क्या होगा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। सबसे कम जो होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? इसमें से कौन है जो एसटीडी डिजीज नहीं है? तो एसटीडी डिजीज हमारा नहीं है, यानी क्या कहते हैं उसको, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ड्यू टू द इंटरकोर्स के डिले समय जो बीमारी उत्पन्न हो जाती है, मतलब मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो जाना, ये कहलाता हमारा इंटरकोस्टल या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये हमारा जो है नहीं है, इसमें कौन नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है। ये कन्वर्टेबल डिजीज है, जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है और जॉन्डिस होने से लीवर पे अफेक्टेड होता है, और जब ये हेपेटाइटिस होगा तो यानी जॉन्डिस में केयरिंग नहीं करना या एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ना होना, ये कन्वर्ट कर देगा किस में, हेपेटाइटिस में, और इसमें लीवर फेल हो जाएगा, और लीवर फेल होने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी एड्स, ये सब के सब आपका जो है ये एसटीडी डिजीज है, ठीक है। सिफिलिस मैक्सिमम मेल में होता है, मैक्सिमम होता फीमेल में भी है लेकिन मैक्सिमम मेल में होता है। गोनोरिया मैक्सिमम फीमेल में होता है, ठीक है। ये एसटीडी डिजीज है और ये होता है किससे, बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस भी डिजीज है लेकिन किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। एचआईवी ये एसटीडी डिजीज है लेकिन होता किससे, वायरस से होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए माइंड में रखिए। आखिर एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को, दिख नहीं रहा, मुझे तो दिख रहा। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो में दिक्कत आएगी अगर, तो फिर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है ना। एक बार कलर को थोड़ा मैं चेंज कर लूँ। ये तो और नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। ये भी नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए, ये दिख रहा है आपका, इसी से रख देते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न में आते हम लोग। द ब्लू प्रेजेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, तो आखिर प्रकाश को ब्लू दिख ही जो है, ब्लू क्यों दिख रहा है? तो प्रकाश को ब्लू दिखने की वजह, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा किस प्रकाश की होगी, तो सबसे ज़्यादा विचलन आपका जो पता है किसका होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ब्लू का, यानी सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, ब्लू का। तो यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा स्काई जो है ब्लू दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होता है किसी प्रकाश का, वो है हमारा ब्लू, इसलिए स्काई हमारा ब्लू दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी एक पार्टिकुलर समय में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक गुण डेवलप होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन है क्या आंसर, हाँ बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। इन विच मीडियम डज लाइट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी आपको बताया गया, बिल्कुल आंसर आपने सही कहा, ये वैक्यूम आंसर हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, जो नॉन मेटल है, और इसको याद रखिएगा ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। तो आंसर हमारा बी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मेटल की बात करता तो मेटल हमारा एट रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लोग मरकरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग।
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम? मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम जो होता है वो थिंकिंग का डेवलपमेंट करना होता है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, बॉडी को बैलेंस करना, सॉरी थिंकिंग, स्पीकिंग को कंट्रोल करना, हियरिंग को कंट्रोल करना, मेमोरी स्टोरेज भी है सेरिब्रम का, लेकिन मेन काम इसका जो होता है थिंकिंग एनालिसिस को डेवलप करना। इसलिए कोई व्यक्ति को अगर कुछ इंडिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब वो सही से सोच नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो सेरिब्रम का मैक्सिमम टाइम यूज नहीं कर पा रहा, इसी वजह से उसकी थोड़ा थिंकिंग सोच जो है डिक्रीज कर करके है। तो आंसर इसका याद रखिए 15 का ए है हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी सबसे ज्यादा समन्वय किसका होता है हमारे शरीर के अंदर? तो याद रखिए शरीर के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा समन्वय होता है वो हमारा ब्रेन का होता है। किसका होता है? ब्रेन का। और सी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो इसके यानी लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? यानी फंगी का जो न्यूट्रिशन लेने का यानी पोषण जो लेता है फंगी, वो कैसे लेता है और किस तरह से लेता है? तो याद रखिए वो सड़े हुए चीज़ों को लेता है। तो हमारा फंगी जो है, फंगी क्या करिएगा बोलिए, फंगी को कहाँ डालिएगा? सैप्रोफाइटिक में, किसमें? ठीक है, फंगी में ही आता हमारा ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम आता है। तो मशरूम जो होता है हमारा वो सैप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होता है, सड़ा हुआ चीज़ को ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है, शक करता है। तो इस तरह से आंसर बन जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय। पोस्चर का मतलब होता है एक्सरसाइज, व्यायाम जो आप करते हैं, और बड़ी शरीर का संतुलन ये कंट्रोल कौन करता है? ये सारे के सारे यानी पोस्चर और जो बैलेंस हम सारे हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है, ये जो है हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर? यानी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा किससे? वाटर से। इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा किससे? वाटर से। H2O, इसको जब हीट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें, तो ये टूटेगा H+ और, या जब करिए ऐसे लिख लीजिए H2O में हमारा टूट जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। तो हमारा यहाँ लगा दीजिए, 2 से लगाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2H2, और ये हो जाएगा क्या ऑक्सीजन हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये नहीं, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ये हमारा एक चीज़ क्या है? वाटर है। और इस वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये जब एक चीज़ टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ देगा तो उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिए, तो ये इससे क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जब वाटर टूटा तो हाइड्रोजन कितना मोल दिया? तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए, हाइड्रोजन ये है, इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है ना, ये कोफिशिएंट को ही हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल। कितना मोल है ये टूटा हुआ? कोफिशिएंट कितना है? 2 कोफिशिएंट है। और ऑक्सीजन का कितना कोफिशिएंट है? कुछ नहीं है, तो 1 होगा। इसका मतलब जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटेगा। कितना मोल में टूटेगा? 2:1 के रेशियो में टूटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2:1, यानी हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है क्या? आगे क्वेश्चंस नहीं है? तो आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये उम्मीद करते हैं हम। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, अच्छा लगता हो तो। अंत में फिर अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश सिर्फ जुए में होती है, इसका हकीकत से कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप अपनी कड़ी मेहनत पे विश्वास करिए। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच।